पृथ्वीराज, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वी चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तरी पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र संप्रदाय दल पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजमेरू, आधुनिक अजमेर में स्थित थी। हालांकि मध्य युगीन लोग ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परम देव के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कहीं अधर्म पौराणिक लेखनों में इसका वर्णन किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान के शिलालेख संख्या में कम है और स्वयं राजा द्वारा जारी नहीं किए गए। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्ययुगीन पौराणिक से आती है। तराइन की लड़ाई के मुसलमान खातों के अलावा हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्ययुगीन मध्य काव्य में उनका उल्लेख किया गया है। इनमें पृथ्वीराज, विजय, हमीर, महावाक्य और पृथ्वीरासो शामिल है। इन ग्रंथों में संबंधित विवरण है, जो इसलिए यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वी के शासनकाल से एकमात्र जीवित साहित्य पाठ है। पृथ्वीरासो, जिन्हें पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किया, को राजा के दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। हालांकि यह अतिरिक्त लेखनों में से भरा है, जिनमें से कई ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए बेकार है। पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य और ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल हैं। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें अतिशक्ति युक्तियों और काल दोष वाले पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की एक पट्टावली में भी किया गया है, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें जैन भिक्षुओं की जीवनी है, जबकि इसे 1336 में पूरा कर लिया था, लेकिन जिसे हिस्से में पृथ्वीराज का उल्लेख है वह 1250 के आसपास लिखा गया था। चंदेला कवि जगनिका का आला खंड या आला रासो भी चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज के युद्ध का अंतरिक्ष वर्णन प्रदान करता है। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1157 से में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासन अनंगपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज के चाचा दिग्गज राज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंगपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों
का शासन था। चौहान को गौरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहान के पक्ष में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्होंने पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तराइन की दो लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मसीर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था, जैसे कि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयां हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है कि जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है, जबकि एक लेखक संख्या को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरी और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई। 1190-1191 के दौरान मोहम्मद गौरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तरबाइन हिंद या तबर ए हिंद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जी या उद दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसे दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सम्मानतों के साथ तबर हिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबर हिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गौरियों को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटने को फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। तबकात-ए-नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजय राजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गौरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपनी गजनी स्थित भाई गियास उद दीन से राय मशवरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपनी बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज का निर्णायक रूप से हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले के पास उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया, कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। यह सुनकर कवि चंद बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर
के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंद राजा रणस्तंभपुरा चला गया, जहां उसने शासकों की एक नई चौहान शाखा स्थापित की। बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। पृथ्वीराज को 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत विवरण औसत दर्जे के असफल राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल एक विदेशी राजा के खिलाफ अपनी हार के लिए यादगार था। जैन लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार था। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजपूत दरबारों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था, पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करता है। पृथ्वीराज के वंश को बाद के काल में राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। समय के साथ पृथ्वीराज की एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी की किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली बजाय अजमेर के, जो उनकी वास्तविक राजधानी थी, का शासक बताया। पृथ्वीराज को अब अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि उनके बाद दक्षिण भारत में कई मजबूत हिंदू शासक फले फूले और उत्तरी भारत के कुछ समकालीन हिंदू शासक उनके जितने ही शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज को समर्पित कई स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया। उनके जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक बने। इनमें हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हिंदी टेलीविजन धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान शामिल है। इनमें से कई पृथ्वीराज को दोष रहित नायक के रूप में दर्शाते हैं और हिंदू राष्ट्रीय एकता के संदेश पर जोर देते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।